आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पे जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये देश की किस्मत को पूरी तरीके से बदल सकता है या कि पूरी तरीके से देश की किस्मत बदल जाएगी। जी हाँ, कोरोना, लॉकडाउन, इकोनॉमी, एक तरीके से स्वास्थ्य की समस्या है, दूसरी तरफ आर्थिक समस्या है। लेकिन आज जो बातचीत का मुद्दा इस बात को लेकर यह कि जो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट राजीव बजाज, जी हाँ, राहुल गांधी ने उनसे बातचीत की। एक तरीके से राहुल गांधी ने पत्रकार की भूमिका में जाकर उनका इंटरव्यू किया। महत्वपूर्ण यह नहीं कि राहुल गांधी ने उनका इंटरव्यू किया या राजीव बजाज ने क्या बातचीत की, महत्वपूर्ण बात यह कि राजीव बजाज ने बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि दरअसल लॉकडाउन का जो मकसद था कि कोरोना को फ्लैटन करना, यानी कर्व को फ्लैटन करना, बजाय उसके उसने फ्लैट कर दिया है आपकी अर्थव्यवस्था को। अब यह सवाल उठता है कि क्या राजीव बजाज की इस बात में दम है और क्या वाकई लॉकडाउन लगाने का फैसला एक ऐसा फैसला था जो करना ही था, लेकिन जिस तरीके से किया गया उस पर गंभीर सवाल खड़े हुए। खुद राजीव बजाज ने अपने इंटरव्यू में कहा है और यह भी कहा है कि गलत रास्ते पे चला गया और इकोनॉमी पूरी तरीके से डेसिमेट हो। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा को शुरू करने के पहले मैं छोटी सी अपील सत्यहिंदी.com के दर्शकों से कर लूं। अपील यह है कि आप लोगों का सहयोग लगातार हमको मिल रहा है। एक ऐसे वक्त में जब पत्रकारिता करना मुश्किल हो रहा है, हमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को जब आप प्रेस करेंगे तो आपको आर्थिक भुगतान अगर करेंगे तो बहुत मदद मिलेगी आज के समय में। और अब बातचीत शुरू करते हैं। इस बातचीत में हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से गोपाल अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से है अभय दुबे जी और घनश्याम तिवारी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और इस वक्त जाने माने अर्थशास्त्री और सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक आलोक जोशी भी हमारे साथ शामिल है। सबसे गोपाल जी, आपसे सवाल है। मेरा सवाल यह है कि जो राजीव बजाज ने जो बात कही है कि डेसिमेट तो कोरोना को होना था लेकिन इकोनॉमी डेसिमेट हो गई, क्या आप उनकी इस राय से सहमत हैं? देखिए, दो बातें मैं कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि लॉकडाउन जरूरी था या नहीं था, यह इसके ऊपर डाइवर्स ओपिनियन हो सकती है। सबको अपनी ओपिनियन रखने का अधिकार है भारत में। दूसरी बात, अगर हेल्थ के बारे में बात करें तो कोविड-19 को से लड़ने के लिए लॉकडाउन कितना इफेक्टिव है, मैं राजीव बजाज जी को हेल्थ एक्सपर्ट नहीं मानता। उनकी ओपिनियन रखने का अधिकार मैं एक्सेप्ट करता हूं, बट ही कैनॉट बी एन एक्सपर्ट ऑन दिस इशू की हेल्थ में रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तीसरी बात यह है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ है। इकोनॉमिक स्लोडाउन, चाहे ये लॉकडाउन होता या नहीं होता, कोविड का नेगेटिव इंपैक्ट इकोनॉमी पे होने ही वाला था। तो अगर राजीव बजाज ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ है, कोविड से हुआ है, तो उसके ऊपर भी कोई डाउट नहीं है। अब वो लॉकडाउन से हुआ है, यह बात अलग अलग लोगों की ओपिनियन हो सकती है। चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो राजीव गांधी इंटरव्यू है मैंने भी पूरा सुना, उसमें 20 मिनट ज्यादा तो राहुल गांधी खुद ही अपनी बात कर रहे थे। तो उन्होंने केवल उनको इसी तरह यूज किया कि राजीव बजाज जी से हम अपनी बात कहने की बात रखें। और अल्टीमेटली अगर हम देखें तो इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्यों लॉकडाउन की अगर हमारी अपनी बात करें तो लॉकडाउन की आवश्यकता इसलिए थी, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि जिस 25 मार्च की हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम कंपेयर करें और आज 4 जून की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर करें, 15 जून से करें, तो मार्क डिफरेंस है। अगर उस वक्त हम कोई पीपीई किट नहीं बनाते थे, हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटीज बहुत कम लेबोरेटरीज में थी और हमारे पास फेस कवर्स नहीं बनते थे, वेंटिलेटर नहीं थे, तो उस समय अगर त्रासदी एंडेमिक अगर इस तरह से बढ़ती तो हम लोग बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते। आज की स्थिति में और भी अच्छा होना चाहिए, ये मैं कोई डाउट नहीं कर रहा, लेकिन आज की स्थिति 25 मार्च के हिसाब से 1 जून की स्थिति मच बेटर है। और इस समय हम इकोनॉमिक एक्टिविटी खोलते हैं तो एंडेमिक की ग्रोथ बढ़ेगी। ये कोई भी नहीं कह रहा कि ग्रोथ ये एंडेमिक क्राइसिस खत्म हो गई है, वो बढ़ेगी, बढ़ भी रही है, लेकिन हम उसको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बेटर मैनेज कर सकते हैं। और जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत बड़ा रोल स्टेट गवर्नमेंट्स का होता है। सेंटर ने भी स्टेट गवर्नमेंट्स को काफी ये चीजें परमिशन देने का सब काम किया है, लेकिन जहां तक स्टेट गवर्नमेंट्स की बात है,
तो सब स्टेट गवर्नमेंट एक कैपेसिटी से काम नहीं कर रहे थे, कर सकते। 36 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग लेवल की कैपेसिटीज हैं। हमने देखा कैसे महाराष्ट्र ने लॉकडाउन कर दिया, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इनमें मार्क डिफरेंस है स्टेट का रिएक्शन के लिए। तो उनको आर्बिट्रेटर भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कहा है कि इन तीनों प्रदेशों में, एनसीआर में, एक सेंटर को एक कंसोलिडेटेड पोजीशन बनानी चाहिए। तो उसके लिए सेंटर का आर्बिट्रेशन जरूरी था, गाइडलाइंस जरूरी थी, स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन दी है और इसलिए ये आगे हम बढ़ेंगे इकोनॉमी। जी गोपाल जी, आपने एक चीज कही, वो ये कहा कि जब 25 मार्च को जब हमने लॉकडाउन लगाया तो उस वक्त हमारे पास हेल्थ को लेकर जो जरूरी चीजें थी वो शायद नहीं थी और इसलिए हमको अचानक वो लगाना पड़ा। इस पर अच्छी खासी बहस हो सकती है, लेकिन फिलहाल मैं अभय दुबे से कहूंगा कि अभय दुबे जी, और दूसरी बात ये कि ये आज की जो चर्चा है वो राहुल गांधी की चर्चा बिल्कुल नहीं, हम राहुल गांधी की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा इस बात को लेकर ये कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन लगाया गया उसका जो मकसद था, क्या वो मकसद पूरा हुआ? और कहीं ऐसा तो नहीं उसकी वजह से वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ, दूसरा इकोनॉमी की हालत बुरी हो गई है। अभय जी, जो बात इन्होंने कही कि भाई हिंदुस्तान 25 मार्च को इस हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तैयार नहीं था, इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमने वो लॉकडाउन लगाना था, लगा लिया, और सरकार ये कहती है कि हमने 29 लाख लोगों को बचा लिया। क्या आप इस राय से सहमत हैं? देखिए, पहली बात तो हमको कोरोना वायरस को कंटेन करना था, हमने सिर्फ पीपल ऑफ इंडिया को कंटेन करके रखा इतने दिनों तक। ये बात वो सरकार कह रही है जिसने 24 मार्च तक अपने संसाधन एक्सपोर्ट किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने पॉइंट आउट किया, वो ऑर्डर बताया कि आप जो स्वास्थ्य के संसाधन है, वो वेंटिलेटर हो, मास्क हो, आप बाहर भेज रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने, यूएनडीपी ने ट्वीट किया कि हमको 9 लाख टन की सामग्री मुहैया कराई, इसके लिए हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट मैं जाना नहीं चाहता। मैं बड़ी बात देखना चाहता हूं कि आपको जो लॉकडाउन है फेडरली डिफाइन करना था। इस फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान करते हुए उसका डिसीजन फेडरल होने चाहिए थे, आपने सेंट्रली डील किया, ये सबसे बड़ी खामी आपकी रही। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक मीटिंग में अमरिंदर सिंह जी ने 27 अप्रैल की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी को कहा कि प्रधानमंत्री जी, हम बार बार आपसे आग्रह कर रहे थे, आपने दिल्ली में बैठकर, क्योंकि हुआ यह है कि इन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को पूरे देश में लागू किया और उसके सेक्शन 62 से और 62 से ये नोटिफिकेशन इशू करते रहे। अमरिंदर सिंह जी ने कहा कि जो एरिया मेरे क्षेत्र में ग्रीन जोन था उसने आपने रेड जोन किया, और वहां इंसिस्ट करते रहे कहने के बावजूद उस अकेले एरिया में मुझे 3000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का, इंडस्ट्री का नुकसान हुआ। और बड़ी बात यह हुई कि वहां के मजदूरों को मजबूरी में पलायन करना पड़ा। तो प्रधानमंत्री जी आग्रह है कि अभी भी आप इसको राज्यों पर छोड़ दीजिए, राज्य वो निर्णय लें। उसके बाद शायद ये निर्णय हुआ कि राज्य सरकार अपनी तरह से इसको डील करें। एक बात ये बात सही है कि ये लॉकडाउन लगाने के पहले अगर आप उठाकर देखें, एनएसओ की रिपोर्ट देख लीजिए, तो कहते हैं रूरल और अर्बन जो कंजम्पशन है वो 58 साल में पहली बार गिरा है। ये क्रेडिट ग्रोथ 60 साल में पहली बार हिंदुस्तान में क्रेडिट ग्रोथ इतनी गिरी। बैंकों ने 8 लाख करोड़ रुपए आरबीआई में फिर पार्क किया था। अब देखिए, हर निर्णय को उठाकर देख लीजिए। आखिरी बात मैं कहता हूं, जब ये कहा कि बहुत आग्रह किया राहुल गांधी जी ने अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करके कि इकोनॉमी को बचाना है तो आप पैकेज को अनाउंस कीजिए, आप डिमांड साइड को बूस्ट कीजिए। हुआ क्या, जब हमने पैकेज सुना तो उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन और लिक्विडिटी इंजेक्शन, हमने बहुत सारा पैसा बैंकों को मुहैया कराया है। अरे वो बैंक कह रहे हैं कि कोई लेने वाला लोन उस समय था नहीं जब हमने बैंक पैसा पार किया, तो आपने डिमांड साइड को बूस्ट नहीं किया। आखिरी बड़ी बात, जब किसानों को बहुत ज्यादा आवश्यकता थी राहत, राष्ट्र जी मैं बार बार कहता हूं कि जो प्रोक्योरमेंट होता है समर्थन मूल्य पर, पूरा देश आपके चैनल के माध्यम से जान ले कि वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंजेंसी के लिए और पीडीएस के लिए होता है। वो 75% किसान बाजार के भरोसे, उसके पास बाजार ही नहीं था। खरीफ की बोनी के लिए उसके हाथ में पैसा नहीं है, नगद पैसा दीजिए, इकोनॉमी भी सर्वाइव कर जाएगी, मगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। बिल्कुल अभय जी, आप जो बात कही है, अब घनश्याम जी, 2 सवाल है। पहला सवाल इसको ये लेकर है कि जो राजीव बजाज ने कहा कि इकोनॉमी डेसिमेट हो गई। अगर आप लॉकडाउन लगाने का इतिहास अगर पूरी दुनिया के अंदर देखेंगे तो आपको अंदाजा इस बात का हो जाएगा कि सारी की सारी अर्थव्यवस्थाएं नेगेटिव में जा रही। थाईलैंड
-6.6, मलेशिया 5.5, मैक्सिको 5.6, रूस 5.0, इंडोनेशिया 2.1। सिर्फ चाइना अकेला कंट्री है जो 3% के हिसाब से ग्रोथ करने की अनुमान लगाया जा रहा। तो ऐसे में राजीव बजाज क्या आवश्यकता से ज्यादा निर्दयी नहीं है सरकार को लेकर? अभी भी भारत के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है भारत नेगेटिव में जाए और हो सकता है जीरो पे रह जाए, तो कुछ आवश्यकता से ज्यादा आलोचना नहीं हो रही उनकी? सबसे पहले मैं आपको सत्य हिंदी के दर्शकों को, अपने फेलो को पैनलिस्ट को सबको नमस्कार करता हूं। ये देश के लिए एक बहुत ही बड़ी विकराल संकट की घड़ी है और ऐसे में सरकार के सही निर्णयों के साथ सबको खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर सरकार देश को गुमराह करने पे आ जाए तो अपने समाज की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी जीविका की सुरक्षा के लिए और देश के विकास की सुरक्षा के लिए उस गुमराह करने की नीति को भी एक्सपोज करना चाहिए। अगर मैं केवल 2020 में सरकार की स्थिति को देखूं, पूरा जनवरी सरकार ने, जबकि जनवरी में WHO कह चुका था कि पैंडेमिक दुनिया भर में फैल रहा है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तब सरकार ने जनवरी को क्रोनोलॉजी के पूरे देश में तहस नहस किया और उसके चलते देश डिस्ट्रैक्टेड रहा, सरकार भी डिस्ट्रैक्टेड रही। समूचा फरवरी नमस्ते ट्रंप मनाने में सरकार ने व्यतीत किया, पूरा मार्च मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में सरकार ने व्यतीत किया। तो अगर आज गोपाल जी कहते हैं कि हमारे पास 24 मार्च को तैयारी नहीं थी, तो उसका जिम्मेदार कौन था? जब जनवरी से आपको पता था कि तैयारी आपको करनी चाहिए, विपक्ष के अलग अलग नेता साथी इस बारे में कह रहे थे कि आपको तैयारी करनी चाहिए, अखबार रिपोर्ट कर रहा था। 27 जनवरी की मैं बात करता हूं कि इसी सरकार ने कहा, ये 26 जनवरी की बात है, इसी सरकार ने कहा हम हेल्पलाइन जारी कर रहे हैं कोरोना वायरस विक्टिम्स के लिए। तो ऐसा नहीं सरकार को पता नहीं था, सरकार को पूरा पता था, सरकार ने जानबूझ के तैयारी नहीं की। वहां से सरकार गुमराह करने का सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद 13 मार्च को सरकार कहती है, सरकार का कोई ऑफिशियल कहता है इसका हमारे देश, कोरोना का हमारे देश के हेल्थ पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद वित्त राज्य मंत्री कहते हैं इसकी हमारी इकोनॉमी पे नहीं पड़ेगा। जब पहली बार प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की, उन्होंने इस तरीके से घोषणा की 21 दिन में हम ये लड़ाई जीत लेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि जो जहां था वहीं थम गया। 4 घंटे के नोटिस पे भी लोगों का जीवन का तौर तरीका रुक गया, लेकिन लोग थमे रहे। उसके बाद लॉकडाउन 2 आया, लॉकडाउन 3 आया, आपने ट्रेनें रोक दी, रेलें रोक दी, तो लगातार आपने लोगों को अंधेरे में रखा। अगर कोई सरकार लगातार लोगों को अंधेरे में रख रही है तो आपको उसकी पृष्ठभूमि में देखना चाहिए। ये क्या अंधेरे में अभी रखना शुरू कर रहे थे जब हमारी अर्थव्यवस्था धराशायी हो रही थी पिछले 18 महीने में? क्या सरकार ने बताया हमारी अर्थव्यवस्था धराशायी हो रही है? जब हमारे बैंक धराशायी हो रहे थे इन्होंने बताया? जब हमारी बेरोजगारी बढ़ रही थी इन्होंने बताया? जीएसटी गलत था, गलत तरीके से लगाया गया, सही था लेकिन गलत तरीके से लगाया, क्या बताया? या डिमोनेटाइजेशन गलत था, सरकार ने बताया? तो मुझे लगता है सरकार की सबसे बड़ी कमी ये है, ये पहले निर्णय लेते हैं बिना किसी को बताए, उसके बाद खूब जोर शोर से प्रचार करके उसे सेलिब्रेट करते हैं कि हमने जंग जीत ली। उसके बाद सोचते हैं कि इस निर्णय का क्या असर पड़ेगा, इस पे क्या तैयारी करनी चाहिए। दे फर्स्ट शूट, देन थिंक एंड दैट इज व्हाट इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ दिस गवर्नमेंट। ओके घनश्याम। आलोक, मुझे लगता है कि गोपाल जी अभय जी के और साथ ही साथ घनश्याम के बातों का जवाब देना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आलोक को इन्वॉल्व करना चाहता हूं। आलोक, 2 चीजें हो रही है। एक तो ये हो रही है कि जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त पिछले 24 घंटे के अंदर जो कोरोना मरीजों की संख्या 9000 के पार निकल चुका है, और इस वक्त दिल्ली के अंदर पिछले 24 घंटों के अंदर 1500, यानी हिंदुस्तान सबसे बड़ा सेंटर बन के उभरा है, और हम 2 लाख के ऊपर निकल चुके हैं। और जो कोरोना प्रभावित देश हैं उनमें 7वें नंबर पर, और बहुत जल्दी मुझे लगता है हम 6ठे और 5वें नंबर पर पहुंच जाएंगे, स्पेन और इटली को पीछे करते हुए। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत बुरी होती जा रही। तो लॉकडाउन लगाने का जो पूरा पर्पस था वो एक तरीके से डिफीट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर दिखाई नहीं पड़ रही है। बहुत सारे लोग सरकार के 21 लाख करोड़ देने की आलोचना कर रहे हैं। आपकी नजर में जो बजाज ने कहा उसमें कितनी सत्यता है? लॉकडाउन लगाया गया वो सही था, या लॉकडाउन लगाने का जो तरीका था वो गलत था? और क्या लॉकडाउन लगाते तो अर्थव्यवस्था की हालत तो हर जगह यही हो रही थी, तो फिर सरकार को हम क्यों जिम्मेदार दे रहे हैं? ये अच्छा सवाल है आशुतोष, लेकिन मेरी समझ में एक बात तो नहीं आई है, और ये बात मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक तो कुछ दिन शुरू में हमने देखा तो राहुल गांधी जी ने कुछ अच्छे बातचीत की, इंटरव्यू किए, रघुराम राजन से किया, अभिजीत बनर्जी से किया। अब वो राजीव बजाज के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, और जो गोपाल अग्रवाल ने कहा, मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। गोपाल जी ने कहा
ये बहुत बड़े हिस्से में उसमें ऐसा लग रहा है, और ये बातचीत में होता है, ये कन्वर्सेशन में स्वाभाविक है। मैं भी आपसे अगर वन ऑन वन बात करूं, हो सकता है मैं सवाल पूछने के पहले अपनी राय रख दूं, लेकिन राहुल गांधी को इस देश के एक जिम्मेदार नेता के तौर पे जो अपना ब्लूप्रिंट सामने रखना चाहिए, वो लेकर अब उन्हें आ जाना चाहिए, बजाय इसके कि वो एक के बाद एक इंटरव्यू करते रहें और इंटरव्यू के जरिए अपने एंडोर्समेंट्स हासिल करते रहें। मुझे जो दिख रहा है वो ये है। और जहां तक राजीव बजाज का सवाल है, राजीव बजाज अपने व्यापार, अपने बिजनेस को कितना समझते हैं, इस पर बड़े गंभीर सवाल है। उनके पिताजी राजनीति के बड़े पुराने दिग्गज हैं और वो खुल के बात करने के लिए मशहूर हैं। तो आज राजीव बजाज भी जो बात कह रहे हैं वो हिम्मत वाली बात कह रहे हैं, ये मैं नहीं कहूंगा कि वो हिम्मत की बात नहीं है। लेकिन जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, उसमें राहुल गांधी ने खुद उनके साथ बातचीत में माना, कहा कि हाइंडसाइट में सब कुछ 2020 होता है, यानी बहुत साफ दिखता है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं होता तो मैं क्या करता। लेकिन ये बात सच है कि उस वक्त जिस सरकार को फैसला करना था, ये फैसला उसके हाथ में ही था। उस वक्त सरकार में अगर ये बैठे होते तो शायद ये भी वही फैसला करते। ये कहना बहुत मुश्किल है कि लॉकडाउन हो गया इस वजह से अर्थव्यवस्था की यह हाल है। अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो आज इस देश का और अर्थव्यवस्था का क्या हाल होता, ये कल्पना करना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है आशुतोष। इसलिए हमें यहां से आगे जाने के बारे में तो सोचना चाहिए। हम इकोनॉमी को कैसे खोलें, इकोनॉमी को रफ्तार कैसे दें, लोगों की जेब में पैसा डालना, ये राहुल गांधी ने जो कहा, राजीव बजाज ने भी कहा, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं कि डिमांड में जान लानी पड़ेगी। जब तक डिमांड नहीं आएगी कोई सप्लाई साइड का काम चलने वाला नहीं है। आप और ये उन्होंने कहा, उनकी बातचीत में बहुत इंटरेस्टिंग एक टेक आया। उन्होंने कहा कि छोटे उद्योगों की बात हो रही है, एमएसएमई की बात हो रही है, लेकिन कोई भी एमएसएमई बिना बजाज ऑटो या राजीव बजाज के कैसे चल पाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर तक इकोनॉमी की चेन जुड़ी हुई होती है। बड़े बड़े उद्योग चलते हैं तो वो छोटे उद्योगों को साथ में चलाते हैं। तो ये प्रश्न है जिन पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन बहुत इस अंदाज में कि सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया कि जिससे कोरोना नहीं बैठा, इकोनॉमी बैठ गई, तो मैं इसको इतना ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख रहा। आप उसको इतना ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखते, लेकिन गोपाल जी जरूर अभय जी की बात को और घनश्याम जी की बात को जवाब देना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले मैं उनसे एक चीज जोड़ना चाहूंगा। और मुझे उनकी इस बात पर थोड़ी सी आपत्ति जो कहते हैं 24 तारीख को हमको इसलिए लॉकडाउन करना पड़ा क्योंकि हमारे पास किट्स नहीं थे, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं थे, तमाम तैयारियां शायद हमारी हेल्थ को लेकर उतनी नहीं थी। मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा, एक चीज जोड़ दूं आशुतोष यहीं पर, अगर क्योंकि आपने जिक्र कर दिया है, ये बात कहना जरूरी है। देखिए, बजट के दिन, जिस दिन बजट आया था, उस दिन हम लोग टेलीविजन पर बजट कवरेज कर रहे थे। उसके बीच में ये खबर आई थी कि वुहान से भारतीयों को एक विशेष जहाज से लाया गया है। यानी उस दिन इस बीमारी के स्केल का अंदाजा था। उसी दिन शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई थी क्योंकि ये बीमारी फैल रही थी। लेकिन ये 30 जनवरी की बात है, और तब से अब तक, उसके बाद कब जाके हमने लॉकडाउन लगाया है, ये सवाल तो हमेशा करने वालों को अपने आप से पूछना ही पड़ेगा कि क्या हमारा रिस्पांस सही समय पे था या लेट था। इस देश ने कह दिया कि हाँ ठीक है, जब भी किया आपने सही किया। हो सकता है कि आप लेट हुए हों, जल्दी हुए, इस पे डिबेट न करें क्योंकि हमें इस बीमारी से लड़ना है। लेकिन क्या इस बीमारी से लड़ने में सब एक साथ खड़े दिख रहे हैं, ये सवाल बार बार खड़ा होता जा रहा है। बिल्कुल। गोपाल जी, मैं जो भी आलोक ने जो बात कही वही बात मैं आपसे कहना चाहता था कि 30 जनवरी को पहला केस आया और मेरे पास 3 उदाहरण है। 20 जनवरी को साउथ कोरिया के अंदर ये मामला आया और उसी समय वियतनाम के अंदर भी ये मामला आया। वियतनाम ने एक भी डेथ वहां पे नहीं हुई है। साउथ कोरिया के मॉडल को पूरी दुनिया ने सराहा है और हिंदुस्तान के अंदर केरला ने भी जो कदम लिए हैं उसकी सराहना भी पूरे देश में हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। सवाल ये उठता है कि जब केरल, साउथ कोरिया और वियतनाम अगर वो कदम उठा सकते थे और प्रोटोकॉल सेट कर सकते थे, तो देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार ने 17 मार्च तक का इंतजार क्यों किया? पहले जनता कर्फ्यू और उसके बाद वो, और वेंटिलेटर्स का जो वेंटिलेटर से संबंधित जो इक्विपमेंट्स थे उनका एक्सपोर्ट 24 तारीख तक होता रहा। तो आप ये कह के कैसे सरकार बच सकती है कि भाई हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और उसलिए हमको अचानक लगाना पड़ा? हमने 1.5 महीने तक क्यों नहीं कार्रवाई की? हमने 1.5 महीने क्यों नहीं वियतनाम, साउथ कोरिया और केरला की तरीके से इंतजाम किए? देखिए, 2 बातें इसमें मैं कहना चाहता हूं। डिबेट में एक पक्षीय चीजें होती है, या तो 360 डिग्री हर चीज में एक ही बात में नहीं आ सकता, इतना टाइम भी
दूसरा टाइम नहीं है। दो बातें मैं आपके उसमें से लेना चाहता हूँ। एक बात है कि जब 24 मार्च की हम बात करते हैं तो ये नहीं है कि 8 जनवरी से, अगर मैंने हेल्थ में हर्षवर्धन जी से बात की थी, एक दिन बात हुई थी हमारे साथ मीटिंग में, तो उन्होंने कहा 8 जनवरी से पहली कैबिनेट मीटिंग में यह बात सामने आई थी, प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि कोरोना की त्रासदी बहुत बड़ी हमारे देश पे पूरे विश्व में आ रही है, इसके लिए हम सबको तैयारी करनी है। 8 जनवरी से 24 मार्च तक सरकार तैयारी नहीं कर रही थी, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको तैयारी के स्टेटस की बात कर रहा हूँ। 8 जनवरी को यह जो आरोग्य सेतु है, जिसको WHO कई लोगों ने भी सराहा है एज एन ऐप फॉर कोरोना आइडेंटिफिकेशन, वह 10 जनवरी को लॉन्च हो गया था, उसका काम पूरी तरह से। और पूरी हेल्थ मिनिस्ट्री में हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं, कई बार बोल रहे हैं कि हम काफी तैयारी के साथ काम कर रहे थे। अब लॉकडाउन 25 मार्च को क्यों किया, इसके लिए मैंने बोला था कि उस समय तैयारी और 1 जून की तैयारी में फर्क था। दूसरी बात, आपने खुद ही बता दिया आपके बाद, चाहे मैं एग्री हूं या नहीं हूं, आपने कहा केरला ने बहुत अच्छी तरह से, स्टेट गवर्नमेंट से, केरला की गवर्नमेंट ने उसको अच्छी तरह से रिजॉल्व किया, काम किया। मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश ने किया, मैं कहता हूं महाराष्ट्र ने खराब किया। तो हमारे यहाँ स्टेट कैपेसिटी एक तरह की नहीं है। जब ये अभय जी और राहुल गांधी जब बोलते हैं कि स्टेट के ऊपर जोर देना चाहिए, वह गड़बड़ हो जाता है। पक्का 100% कर सकता हूँ। दिल्ली में आपने क्या किया, 3 लाख लोगों को बॉर्डर पे छोड़ दिया और उत्तर प्रदेश सरकार से बात नहीं करी। तो इस तरह की जो एटीट्यूड है, जहां पे स्टेट का आपस में पॉलिटिकल कंपल्शन या किसी भी कारण से कॉपरेशन नहीं है, वहां पे सेंटर को आर्बिट्रेशन करना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, केरला अच्छे एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र, दिल्ली और वेस्ट बंगाल खराब एग्जाम्पल है। वहां पे भी, और अगर अपने आप में इतना कंसोलिडेट हो जाता है कंटेनमेंट जोन को कि दिल्ली वाले कहेंगे कि मैं बाहर से सब बंद कर दूंगा और मैं अपने आप को ठीक करूंगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती कहाँ? जब पहला 5-10 सेकेंड हो चाहिए, जब पहला लॉकडाउन पीरियड खत्म हुआ, तब MHA ने गाइडलाइन निकाली कि बहुत सारी एक्टिविटी खोलेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि इंटीग्रेटेड अप्रोच होने के बजाय इकोनॉमिक एक्टिविटी चलेगी ही नहीं। अगर किसी इंडस्ट्री को चलाने की हम परमिशन भी दे दें, उसको पूरे ट्रक्स को और ढाबों को और रिपेयर शॉप को नहीं खोलेंगे, उसको मार्केट नहीं मिलेगा, तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा? तो ये आइसोलेशन हम लॉकडाउन करते या ना करते, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो स्टैंड स्टिल में आनी ही थी, और इसलिए लॉकडाउन से उसको लिंक करना बिल्कुल गलत है। मैं कि अभी रात हो रही है इसलिए इकोनॉमी खराब हो गई, इकोनॉमी में तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन उसको लॉकडाउन से लिंक करना गलत है। चलिए गोपाल जी कुछ जवाब देना चाहता भाई जी, आप बताइए। आशुतोष, ये तो बहुत ही गंभीर खुलासा है आपके चैनल पर, देश में पहली बार ये गंभीर खुलासा हुआ। गोपाल जी कह रहे हैं 8 जनवरी को हर्षवर्धन जी से बात हुई और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने भयानक महामारी, सुनिए एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा। और फिर 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप मोदी जी ने किया, लाखों लोगों को इकट्ठा करते हुए, जानकारी होते हुए इसकी भयावहता क्या है, उन्होंने लिट्टी चोखा दिल्ली के हाट में खाया, हजारों लोगों को इकट्ठा करते हुए। तो ये क्या अभी कह रहे हो बेहद गंभीर बात नहीं है? ये कितनी गंभीर बात है? अगर प्रधानमंत्री जी ये जानते थे तो सिद्ध होते हैं कि 24 मार्च तक आप मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए ये शिथिलता बरतते रहे। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। गोपाल जी अभय जी को बोलने नहीं दीजिए, उसके बाद आपको मौका। अभय जी चुप हो गए। आप कल्पना कीजिए आशुतोष जी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य प्रधानमंत्री जी से रोज आग्रह कर रहे थे कि स्थगित कीजिए आप सदन को। कई राज्य सरकारों ने उसके पहले अपने विधानसभा के सदन स्थगित कर दिए। इन लोगों को पार्टी में इस बात की डांट पड़ी कि आपको अलग से इस बात विचार व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रतीक्षा करते रहे मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने 5 मीटिंगें मुख्यमंत्रियों के साथ की, कब की?
4 घंटे का समय 130 करोड़ की आबादी वाले देश में आपने लॉकडाउन के लिए दिया। पहले मुख्यमंत्रियों से बात नहीं कर सकते थे इस फेडरल स्ट्रक्चर में? आप मीटिंग करके उस दौरान जब आपने जनता कर्फ्यू अनाउंस किया, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाते, 2 दिन बाद ही सही हम उसको अनाउंस करते, लेकिन एक फेडरल स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करते हुए तो करना चाहिए। बिल्कुल। गोपाल जी, आप जवाब देना चाहते हैं? संक्षेप में जवाब दे दीजिए प्लीज। संक्षेप में दे देता हूं। मेरे को कांग्रेस का कंफ्यूजन इतना ज्यादा गहरा लग रहा है और ये लीडरशिप से निकलता है। पहले तो ये कहिए कि लॉकडाउन, अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि लॉकडाउन करना चाहिए या नहीं चाहिए। अभी ये कह रहे हैं कि 8 जनवरी को आपने लॉकडाउन क्यों नहीं कर दिया? आप कह रहे हैं कि 8 जनवरी को जानकारी थी आपको प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने कहा था ये तैयारी, लाखों लोगों को इकट्ठा करके नमस्ते ट्रंप तैयारी थी, 30 जनवरी को तो लिट्टी चोखा तैयारी थी। अभय जी, गोपाल जी को बोलने दे प्लीज। देखिए अभय जी, मैंने आपको बोल दिया 30 जनवरी को पहला केस भारत में आ गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि जानकारी नहीं थी। जानकारी किस एंडेमिक कितना डेप्थ में होगा ये तो चाइना को भी और अमेरिका को भी नहीं थी। तो कब लॉकडाउन करना, ऐसा थोड़ी कि जानकारी होने का मतलब पहले दिन से लॉकडाउन कर। आप हमें कहिए कि हाँ जी आप 8 जनवरी को लॉकडाउन कर देते थे तो आपकी बात को हम वजूद देंगे, बट आप कहेंगे कि जानकारी नहीं थी, तो हम कैसे? जानकारी तो थी, उसको किस तरह से करना, टैकल करना। आप 1 जून को क्यों उठाया लॉकडाउन, अनलॉक क्यों किया? ठीक है गोपाल जी। घनश्याम, आपने अभय जी की भी बात भी सुनी, गोपाल जी की भी बात सुनी। जो बात गोपाल जी ने कही कि भाई 8 तारीख को ही सरकार के अंदर मीटिंग हो रही थी और उसको लेके चिंता थी, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर वाकई उस बात में दम था तो प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप का इतना बड़ा आयोजन नहीं करवाते। इस बात में दम था तो जो तरीके से संसद चलती रही है, जो ड्रामा भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में किया, वो ड्रामा नहीं होता। राइट? जो उस समय कमलनाथ जी कह रहे थे कि कोरोना संकट के समय हमें और समय दिया जाए ताकि हम स्टेट को प्रिपेयर कर सकें। आज देखिए कहीं ना कहीं सरकार ने इसको हल्के में लिया और उसका नतीजा सरकार को नहीं भुगतना पड़ रहा है। सरकार का कोई आदमी हताहत नहीं है, उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ रहा है, जिसको अपना घर बार छोड़कर लाखों हजार किलोमीटर आना पड़ा या सैकड़ों किलोमीटर चलना पड़ा, जिसके लिए ट्रेन रोक दी गई। आज तक सरकार किसी भी मंच पे नहीं बता पाई है कितने माइग्रेंट्स थे। अगर उन्होंने घोषणा की तो पता नहीं होता। जिससे लॉकडाउन घोषित किया उसको ये नहीं पता कि लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा, उससे लोग किराया नहीं दे पाएंगे, उससे लोग दर बदर हो जाएंगे, उसके चलते लोगों को वापस अपने गांव जाना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेन की जरूरत है, उसके लिए रेल की जरूरत है। तो ये सरकार पहले निर्णय करती है, उसके बाद उस निर्णय को भरपूर सेलिब्रेट करती है, उसके बाद सोचती है कि इसके चलते जो आपदा है उस पर क्या किया जाए। एक अंतिम बात कहूंगा, अगर वाकई ये सरकार देश के लिए सोच रही होती तो इस सरकार के पास बहुत सारे ऐसे आर्थिक सलाहकार हैं जिन्होंने वित्त मंत्रालय के स्तर पर काम किया है, चाहे वो रघुराम राजन हो, चाहे अरविंद सुब्रमण्यम हो, चाहे यशवंत सिन्हा जी हो, चाहे पी चिदम्बरम जी हो। इस सरकार ने किसी से भी कोई भी सहयोग लिया? इस सरकार ने दुनिया में किसी से भी आर्थिक सहयोग लिया हो? या अभी कुछ जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और इस तरह कई सारी संस्थाओं के लोगों ने कहा कि सरकार ने जो हेल्थ की त्रासदी थी उसको गलत निर्णयों से बढ़ाया है। क्या उन लोगों से भी सहयोग लिया? ये सरकार सिर्फ अपने अहंकार में किसी से सहयोग लेती है, न किसी को अपने निर्णयों का कारण बताती है, न उन निर्णयों को लेकर के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर मैं गोपाल जी से पूछूं कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर का 3 महत्वपूर्ण बयान क्या है इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, जवाब मुश्किल होगा सोचना। हमारे प्रधानमंत्री के 3 महत्वपूर्ण बयान क्या है इस लॉकडाउन के दौरान? हमारा इकलौता ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसके चुने हुए प्रधानमंत्री कभी भी इस पूरे त्रासदी के दौरान उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। दुनिया में ऐसा कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है जिसका नेता प्रेस मुखातिब नहीं हुआ हो। बट घनश्याम जी, आप केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप अमेरिका की तरफ देखिए ना, वहां पे तो लाख से ज्यादा लोगों की जाने जा चुकी, 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, अर्थव्यवस्था की हालत बर्बाद है पूरी तरीके से। इटली में भी यही हुआ, में भी यही हुआ, फ्रांस में भी, ग्रेट ब्रिटेन में हुआ। भारत में तो फिर भी मरने वालों की संख्या करीब 5000-6000 के आसपास ही है। तो क्रेडिट तो देश की सरकार को दे सकते नहीं दे सकते? या मेरा सवाल आपसे घनश्याम जी। लगता है घनश्याम का फ्रीज हो गया। आशुतोष जी अब जवाब दे आप। देखिए, मैं आपको बताता हूं क्यों हम उन देशों से तुलना करना चाहते हैं।
हमको अपने ही देश से अपनी तुलना करनी चाहिए। मैं एक बड़ा खुलासा के चैनल पर पहली बार करता हूं। ऐसी 2-3 घटनाएं हुई हैं, किसी को ये बात नहीं पता। 27 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है, चीफ मिनिस्टर्स को कहा है कि जून और जुलाई में एक बड़ा स्पाइक आने वाला है। नीति आयोग के जो एक कमेटी है उसने कैबिनेट सेक्रेटरी के माध्यम से सारे देश के सेक्रेटरीज को एक प्रेजेंटेशन दिखाया है आशुतोष जी। इसमें कहा गया है कि जून और जुलाई में आपको संभलना है, क्योंकि ये महामारी जून और जुलाई में अपने चरम पर होगी। हमने एम्स के डायरेक्टर का भी देखा, इन तीनों को साथ में देखना चाहिए। इससे इस बात का आभास होता है कि सरकार को बहुत पहले से ये जानकारी है। अब जब उनके बस की बाहर बात हो गई तो वो सब कुछ हाथ खड़े कर देना चाहते हैं। इकोनॉमी को पूरी तरह मैं कह रहा हूं, क्योंकि आज भी समझने को तैयार नहीं। तो उदाहरण सिर्फ देते हैं, वो कहते हैं 20 करोड़ जनधन के खातों में 10,000 करोड़ रुपए डाले। अरे प्रधानमंत्री जी, 500 रुपए में कितने दिन आदमी घर चलाएगा? ये 2014 में आप कहा था कि सारे स्ट्रीट को और सबको मैं 5-5, 10-10 हजार रुपए के लोन दूंगा, इसलिए खाते खुला रहा हूं। आज 6 साल बाद फिर कह रहे हैं कि मैं उन सब लोगों को लोन देने जा रहा हूं। मुद्रा में आपने 1500 करोड़ रुपए दिए हैं। मुद्रा के 3 करोड़ खातों में 1500 करोड़, 500 रुपए मुद्रा के व्यापार करने वाले शिशु कैटेगरी में सिर्फ 500 रुपए। आप भिक्षा नहीं दे रहे, ये हक है नागरिकों का देश। आपकी वजह से उनका व्यापार प्रभावित हुई है। अभय जी, इसलिए आपको चाहिए कि आप नहीं 60 साल में अभय जी ने बोलिए आप इतिहास से प्रतिशोध लेते रहिए। आप हम 6 साल में गोपाल जी मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि हमारी कोशिश ये है कि कम से कम एक दूसरे को हम सुने और उसके बाद जितनी तीव्रता के साथ आप जवाब देना चाहे प्लीज जवाब दें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम वो टीवी चैनल वाले डिबेट को थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं जहां एक दूसरे के प्रति लोग बोलने नहीं देते हैं। अभय जी ने अपनी बात रखी है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन उसके बाद आलोक जी को इन्वॉल्व करूंगा और आलोक जी के बाद फिर मैं गोपाल जी के पास आऊंगा। आप नहीं तो फिर मैं एक आप जवाब दीजिए। चलिए हाँ गोपाल जी आप जवाब दीजिए। देखिए, अगर कांग्रेस 6 साल में हमने क्या किया, अगर उसका डिबेट करना है तो वो भी मैं यहाँ बता सकता हूँ। लेकिन मैं एक चीज उसमें कहना चाहता, अगर कांग्रेस ने 60 साल अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट लोगों की जेबों में पैसा भरने में नहीं लगाया होता तो आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होती। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जिस तरह इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है एफटीए में, जिस तरह से इन्होंने बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं किया, पावर सेक्टर का जो बुरा हाल किया है, एनपीए का जो बैंकों का बुरा हाल किया, अगर ये सब नहीं किया होता और मेहुल चोकसी और जो माल्या जैसे लोगों को लेके घूम नहीं रहे होते तो आज ये हालत देश की अर्थव्यवस्था की नहीं होती और हम अमेरिका से भी बेटर अर्थव्यवस्था में होते। आशुतोष जी 10 सेकंड। गोपाल जी अबे बातचीत थोड़ी सी विषयांतर हो रही, प्लीज आप मुझे माफ करें, प्लीज दोनों लोग मुझे माफ करें। विषयांतर बातचीत हो रही है, मुझे मालूम है कि ये बीजेपी की अपनी बात कहनी है, कांग्रेस को अपनी बात कहनी है, लेकिन हम उससे थोड़ा अलग हटेंगे। देखिए ये सवाल आलोक जी मैंने जो सवाल किया कि जब अभी मार्च के महीने की जब जीडीपी की जो रिपोर्ट आई है वो कहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था 3.1% टिकी और ये उसमें सिर्फ 1 हफ्ते का लॉकडाउन का पीरियड है। अब तो क्या ये माना जाए कि लॉकडाउन का एक असर जरूर इस अर्थव्यवस्था के ऊपर है, लेकिन उसके पहले जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था स्लिप कर रही पिछले डिमोनेटाइजेशन के समय से, क्या जिम्मेदार नहीं है? तो ये बुनियादी बात यही है आशुतोष, और मुझे लगता है ये बड़ी गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट्स अभी तक आ रही हैं हमारे सामने, जैसे मूडीज ने डाउनग्रेड जो किया है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये डाउनग्रेड कोरोना के असर के बाद का डाउनग्रेड नहीं है। अभी कोरोना का असर भारतीय इकोनॉमी पे तो आना बाकी है। बिल्कुल, कोरोना ने, उनका कहना है कोरोना संकट ने सिर्फ इन समस्याओं को और मैग्नीफाई कर दिया है, बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया है, लेकिन समस्या बहुत गंभीर थी। ये डाउनग्रेड कोरोना न होता तब भी डाउनग्रेड हो रहा था, ये साफ दिख रहा है मूडीज के बयान से। तो हमारे लिए चिंता की बात वो है।
और गोपाल जी यहाँ मौजूद हैं। गोपाल जी इकोनॉमिक सेल के प्रमुख हैं, वो तमाम देश भर में व्यापारियों से बात करते हैं। मेरे ख्याल से जितनी जानकारी इनके पास होगी फर्स्ट हैंड, वो हमारे पास नहीं होगी। मेरा प्रश्न ये है गोपाल जी आपसे कि जो राजीव बजाज ने कहा कि हमको जो फ्लैटन करना था कर वो कोरोना पर तो राजीव बजाज जानकार नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई भी नहीं है। सच बात यह है कि कोई भी नहीं है कोरोना पे जानकार दुनिया में इस वक्त। लेकिन इकोनॉमी पे जो उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी का कर्व फ्लैटन हो गया, धंधा बंद हो गया, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, वो उद्योगपति हैं, उनका इंटरेस्ट है कि उनका उद्योग चलता रहे, उनका माल बिकता रहे, ये संभव है। लेकिन हम एक आम आदमी के तौर पे जानना चाहते हैं कि सरकार ने इकोनॉमी को वापस पटरी पे लाने के लिए किया क्या है। और एक बड़ा भारी तामझाम के साथ एक पीएम केयर्स नाम का नया फंड उत्पन्न हुआ है, जिसके बारे में कोई किसी सवाल का जवाब देने को राजी नहीं है। भाई आप फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, आप पूरे देश को साथ मिलकर चलने की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं कि इस फंड में क्या पैसा आया और वो कहां लग रहा है, किन लोगों को दिया जा रहा है। चाहे जिसको दीजिए, मैं कहता हूं किसी को दे रहे हो आप, बताइए तो देने वालों को कि ये किसको दिया जा रहा है। देखिए लोग जी, दो बातें हैं। एक तो जो अर्थव्यवस्था में समस्या आ रही है वो उसको हम डिनाई नहीं कर रहे। अर्थव्यवस्था में काफी मैन्युफैक्चरिंग और कई सेक्टर्स में डिमांड के कारण बहुत अर्थव्यवस्था में समस्या है, उसको टैकल करने के लिए केंद्र सरकार ने कई स्टेप्स लिए हैं और लार्ज इंडस्ट्रीज को क्रेडिट की अवेलेबिलिटी की है, गरीब तबके लोअर स्टेटा को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर को अलग लाख करोड़ दिया, एमएसएमई सेक्टर को क्रेडिट की गारंटी के तहत पैसे देने का प्रयास किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर करते रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की बात केंद्र सरकार ने की है। अलग अलग सेक्टर्स को, अलग अलग एरियाज को अलग अलग तरीके से केंद्र सरकार ने डील किया है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट भी होते हैं, उनको जुडिशली जहां पे ज्यादा जरूरत है वहां एलोकेट किया है। अब प्रदेश सरकारों के पास भी एडिशनल फंड अवेलेबिलिटी केंद्र सरकार की होती है। अगर उनको कुछ चीजें करनी है तो वो केंद्र सरकार को भी 4.25 लाख करोड़ का एडिशनल फंड अवेलेबिलिटी के थ्रू केंद्र सरकार ने किया है। वह अपने लेवल पे कनेक्टिविटी में कर सकते हैं। एग्जाम्पल तो दे कांग्रेस के लोग भी। नहीं, दूसरी बात ये जो है कि जो फंड ट्रांसफर की बात है, केंद्र से डिवोल्यूशन की बात है, अप्रैल का बिना केंद्र सरकार के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के अंदर बहुत कमी होने के बाद भी एस्टिमेटेड लेवल पे जो बजट में था उसके अनुसार ही केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकारों को फंड एलोकेट किया है। तो जो जरूरत जहां पे जितने रिसोर्सेज के अनुसार सरकार काम कर सकती है उसको भी करे। हम ये भी मानते हैं कि जो बेसिकली रिफॉर्म्स ज्यादा जरूरी है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, और इसीलिए निर्भर भारत में प्रधानमंत्री ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस। गोपाल जी बात करेंगे, मुझे आप बीच में रोकना पड़ेगा क्योंकि हमारा वक्त लगभग खत्म होने के कगार पे। घनश्याम जी हमसे दोबारा जुड़ गए। घनश्याम जी आपको जोड़ना चाहते हैं संक्षेप में प्लीज। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज भी सरकार जो है लोगों को ठीक से सही रास्ता नहीं दिखा रही है। एक तरफ सरकार स्वयं लोन दे रही है और कह रही है हर किसी को हर पहलू पे लोन मिलेगा। ये नहीं बता रही है कि लोग कितने हैं जिनको इस तरह के सपोर्ट की जरूरत है। अलग अलग अखबार बता रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम फेसेस बिगेस्ट रिकवरी चैलेंज। बैंकिंग सिस्टम में क्या सरकार करने जा रही है। तो सबसे बड़े पैमाने में जो सरकार ने इस स्थिति में भी देश को गुमराह किया, वो 20 लाख करोड़ के आर्थिक जुमले को देश के सामने पेश करके किया। उस अहम समय में जब देश सरकार के अपेक्षा कर रहा था कि सरकार कोई सीरियस बात करेगी। 20 लाख करोड़ इतनी बड़ी रकम है कि उसका किसी न किसी रूप में लाभ अगर प्रत्येक परिवार को मिले तो लगभग 80,000 रुपए होते हैं प्रत्येक परिवार के लिए। देश में 25 करोड़ से अधिक परिवार हैं। तो अगर सरकार ऐसे समय में भी अपने गुमराह करने के तौर तरीकों से नहीं आएगी तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार से। मैं मानता हूं आपके जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, घर में बेरोजगारी है तो उसकी जिम्मेदार ये सरकार है। अगर उनका व्यापार नष्ट हुआ है तो उसकी जिम्मेदार भी ये सरकार है। और अगर उनके आसपास व्यवस्था ठीक नहीं है तो उसकी भी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। माफ करिएगा, हम इस बातचीत को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। लेकिन अंत में मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि राजीव बजाज की एक बात में
सच्चाई है कि भारत की अर्थव्यवस्था लॉकडाउन की वजह से डेसिमेट होने के कगार पर आ गई है। अगर इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं उनकी बातों को अगर हम करें तो गोल्डमैन सैक्स ने पहली बार भारत की अर्थव्यवस्था को नेगेटिव कराने की बात की है। साथ ही साथ जो आर्थर डी लिटिल है उसका कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में जो है 10.8% की नेगेटिव ग्रोथ होगी, यानी अर्थव्यवस्था 10.8% की इसमें श्रिंकेज आएगी। जो मूडीज है उसने भी भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा में नकारात्मक रुझान की बात की, जो कि हमेशा भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत आशाजनक रहा है। जो ताज़ा आंकड़े हैं, जो आकलन है, उसके मुताबिक अप्रैल के महीने में जो हमारा मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है 60% की उसमें कमी की बात की जा रही है। 13.3 करोड़ लोगों की बेरोजगारी की बात हो रही है और 12 करोड़ लोग वो हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे आ सकते हैं। यानी लॉकडाउन की जो स्थिति है उसने भारत की कमज़ोर होती अर्थव्यवस्था को और कमज़ोर और बुरी हालत में डाल दिया है। इससे निकलने में कितना वक्त लगेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल अग्रवाल आपका भी, अभय दुबे और घनश्याम तिवारी, आलोक जोशी आपका भी। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।